Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Knowledge Cup 5.0. So friends, what do you think whether the taxable person or the registered person is the same or the different? Don't know? If you don't know, please see this video till the end, and after this video you definitely sure who is considered as a taxable person and who is considered as a registered person under the GST. Okay, and if you don't subscribe our channel yet, please subscribe our channel and press the bell icon for get the instant notification. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन एज पर द जीएसटी। जीएसटी के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या होता है एंड रजिस्टर्ड पर्सन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या होता है एज पर द सेक्शन 2107, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। पर्सन हु इज़ अ रजिस्टर्ड आर द लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 22 और द 24, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर मान लो जो रजिस्टर्ड है या फिर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 22 जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में है, एंड सेक्शन 24 दैट इज़ कुछ एक कैटेगरी नॉमिनेट कर रखी है उन्होंने कि उसके लिए उनको मैंडेटरी होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो उनके लिए उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उस केस में वो पर्सन तब से ही उसको क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा एज पर द जीएसटी एक्ट। एंड रजिस्टर्ड पर्सन एज पर द सेक्शन 294, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु इज द रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 25। सेक्शन 25 में प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन दे रखा है, मतलब अगर कोई पर्सन अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और जब उसको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद उसको ग्रांट हो जाएगा तो उस पर्सन को क्या माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और इसके लिए हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर एक्सपेक्ट्स होंगे, बट इट डजेंट इंक्लूड द पर्सन हैविंग द यूआईएन वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। बाकी जो भी रजिस्टर करवाएगा अंडर द सेक्शन 25 वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। तो दीज आर द डेफिनेशन एज पर द जीएसटी एक्ट, ठीक है, कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है और रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग इन डिटेल, ठीक है। डिटेल के अंदर जाके हम देखेंगे कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है और रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है। टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है, टैक्सेबल पर्सन का हमने जैसे कि डेफिनेशन के अंदर देखा सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के बारे में बोला गया कि या तो वो पर्सन रजिस्टर्ड हो, ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। सेकंड क्या होगा, लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 22 और द सेक्शन 24। सेक्शन 22 क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द 20 लाख और द 10 लाख। देखो 20 लाख की नॉर्मल लिमिट है एंड इन द स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं 10 लाख की लिमिट है, ठीक है। अगर उन पर्सन की टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर अगर वो एक्सीड कर जाती है 20 लाख से या 10 लाख से इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट, ठीक है, तो सच अ पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर नाउ। मतलब अब उस पर्सन को क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जैसे ही उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी उस पर्सन को उस समय से ही उस टाइम से ही उसको क्या माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 22 बोलता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी ये होगी 20 लाख एंड 10 लाख वाली। नाउ एज पर द सेक्शन 24 दैट इज डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। मीन्स इसने क्या है, कुछ एक कैटेगरी डिफाइन कर रखी है, इन कैटेगरीज को क्या है मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या है, जैसे ही वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो दीज आर द सेक्शन 22 एंड 24। तो टैक्सेबल पर्सन कब माना जाता है, जब वो रजिस्टर्ड होगा या लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 22 एंड द सेक्शन 24। नाउ वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब हम रजिस्टर्ड पर्सन की एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन
क्या होता है, ठीक है, एज पर द जीएसटी एक्ट। सबसे पहले सेक्शन 25 क्या डिफाइन कर रहा है, दैट इज प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन को कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 22 और द सेक्शन 24, जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। जब उनकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो उनको विद इन 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टू द रजिस्ट्रेशन इन सच ए मैनर एंड द सब्जेक्ट टू सच ए कंडीशन एज मे बी डिफाइन। मतलब जीएसटी के अंदर जो भी नॉर्म्स, जो भी कंडीशन डिफाइन की गई है उसके अंदर उसको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। जब उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है एज पर द सेक्शन 22 एंड द सेक्शन 24, तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रूल 10 ऑफ द सीजीएसटी रूल, ठीक है। रूल 10 ऑफ द सीजीएसटी रूल डिफाइन करता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मानी जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मानी जाएगी, कब उस पर्सन को रजिस्टर माना जाएगा, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन फाइल्ड विद इन 30 डेज, अगर मान लो वो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कर देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देन उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, डेट फ्रॉम विच सच ए पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर, मीन्स जब उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी वहीं से वो पर्सन रजिस्टर माना जाएगा, ठीक है। एंड इन केस इफ द एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द लाइबल टू द रजिस्ट्रेशन, तो उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वो उसकी क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, ठीक है, जब उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, जब उसके पोर्टल पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर विद इन 30 डेज के अंदर अंदर की तो क्या होगी, जिस दिन से उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, ठीक है। और अगर मान लो विद इन 30 डेज में नहीं हुई तो उस केस में जब उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वहाँ से वो रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग विद द एग्जाम्पल, इट गिव यू मोर क्लैरिटी, ओके। केस नंबर फर्स्ट है, पर्सन लाइबल टू रजिस्टर अंडर द सेक्शन 22 और द 24, मतलब उसकी लाइबिलिटी कब बनी, 20 जुलाई को, और उसने एप्लीकेशन फाइल कब करी, 21 अगस्त को, ठीक है। और उसको विद इन 30 डेज के अंदर करना था, तो कब करना था, 11 + 19 दैट इज़ 19 अगस्त को उसको करनी थी। 19 अगस्त को उसको रिटर्न वो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको एप्लीकेशन फाइल करनी थी, बट उसने फाइल कब करा, 21 अगस्त को, ठीक है। तो विद इन 30 डेज के अंदर इन्होंने नहीं किया, तो अब इनका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो क्या माना जाएगा, डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो टैक्सेबल पर्सन वो कब माना जाएगा, 20 जुलाई से, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था कि जब वो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब वो टैक्सेबल पर्सन वहीं से ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। और वो रजिस्टर्ड पर्सन कब माना जाएगा, 24 अगस्त से, ठीक है, जब उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, ओके। केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 में क्या दे रखा है, पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन कब हुआ उसका, 20 जुलाई को, ठीक है, और उसने एप्लीकेशन फाइल की 5 अगस्त को, ठीक है। अब क्योंकि उसने विद इन 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया है तो डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन का अब हमारे लिए कोई मैटर नहीं है, क्योंकि उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मानी जाएगी, जब पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। सो इफेक्टिव डेट क्या होगी, ऑन विच सच अ पर्सन इज लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, दैट इज 20 जुलाई। तो टैक्सेबल पर्सन भी 20 जुलाई को हुआ और रजिस्टर्ड पर्सन भी कब कंसिडर किया जाएगा, 20 जुलाई को, ओके। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि वाई शुड वी नो हु आर द टैक्सेबल, हु आर द रजिस्टर्ड पर्सन एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द बोथ टर्म्स, इन टर्म्स का हमारे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो मैं ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन का। देखो एज वी ऑल नो दैट सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर लेवी आती है जिससे हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी
क्रिएट हो जाती है वो हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। सेक्शन 9 हमें ये बोलते हैं कि जीएसटी शैल बी लेविएबल ऑन द वैल्यू डिटरमाइन एज पर द सेक्शन 15। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी एंड शैल पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। मीन्स टैक्सेबल पर्सन होते ही उसके ऊपर जीएसटी की लेवी आ जाएगी, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसको पे करनी पड़ेगी। और जब हम आईटीसी के रूल्स के अंदर जाएंगे, आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या कहती है, सच्चा पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन, वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड होगा तभी उसको आईटीसी मिल पाएगा, अदरवाइज उसको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। एज वी आर गोइंग इन द फर्स्ट केस, अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में हमारी जो टैक्सेबल पर्सन थे हम हुए 20 जुलाई को और जो रजिस्टर्ड पर्सन हुआ वो 24 अगस्त को, ठीक है। तो अब क्योंकि हम टैक्सेबल इस 20 जुलाई को हुए तो हमारी लाइबिलिटी तो यहाँ से क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ से हमारा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, बट यहाँ से हमें इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आईटीसी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और अब क्योंकि सेकंड केस के अंदर इन्होंने क्या किया, विद इन 30 डेज के अंदर अप्लाई किया, तो दोनों की डेट एक ही है, तो इसके अंदर कोई आईटीसी लैप्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन एक ही डेट को माना जा रहा है, तो इसमें हमारा आईटीसी का कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो जो हमने पहले केस किया, अगर मान लो वो हमारे साथ हो रहा है तो उस केस के अंदर हमारा आईटीसी लॉस हो सकता है। इसलिए हमें रजिस्टर्ड पर्सन कब होता है और टैक्सेबल पर्सन कब होता है इस बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमारे आईटीसी हमसे लैप्स ना हो पाए। So guys, hope you all understand what is the exactly mean of the taxable person and the registered person under the GST. And if you have any query, then you can comment in the comment box. And if you want to get the video on any specific topic, then suggestion is also welcome. You can comment in the comment box. Thanks for giving your precious time to watch. Do not forget to like, subscribe and comment and share this video with your friends also. And yes guys, मैं अभी जीएसटी इनपुट के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए so that you can get the instant notification. Okay, stay connected, stay updated. Thank you.